सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो आज हम यहाँ स्टार्ट करेंगे अपना इनकम मेथड, नेशनल इनकम का एक इनकम मेथड स्टार्ट करेंगे और एक क्वेश्चन आज यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नेशनल इनकम में इनकम मेथड होता क्या है, कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम उसको पहचानेंगे। ठीक है, तो जब भी नेशनल इनकम में इनकम मेथड की बात करें तो आपको क्या करना है, जब भी इनकम मेथड की बात हो तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होता है एनडीपीएफसी। ठीक है, ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, शॉर्ट बस मैं आपको समरी बता रहा हूं कि कैसे आप जल्द से जल्द नेशनल इनकम का कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं, कंटेंट्स को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो नेशनल इनकम में इनकम मेथड कैसे आप पहचान करेंगे और कैसे इसका क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे अपने एग्जाम में, तो एनडीपीएफसी है। ठीक है, तो एनडीपीएफसी आप निकालेंगे कैसे, ये सबसे पहला स्टेप होगा आपका, स्टेप नंबर 1 होगा सबसे पहले आपका एनडीपीएफसी कैलकुलेट करना। तो एनडीपीएफसी में बस 3 चीजें आपको याद रखनी है। पहला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस दूसरा कंटेंट है इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस, उसके बाद लास्ट कंटेंट है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, ठीक है, तो एनडीपीएफसी आपका कैसे निकलेगा, 3 चीजें ऐड करनी पड़ेंगी आपको। सबसे पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इन तीनों चीजों को आप जोड़ेंगे तो एनडीपीएफसी आपके सामने निकल कर आएगा। ठीक है, तो अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की बात करें तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में 3 चीजें आती हैं। ठीक है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की अगर बात करें तो इसमें पहला चीज आ जाता है सैलरी एंड वेजेस पेड इन कैश, यानी कि सैलरी और वेजेस जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कैश के रूप में दिया। दूसरा कैसे पे करता है, सैलरी एंड वेजेस जो है पेड इन काइंड। ठीक है, काइंड मतलब क्या होता है, तो काइंड मतलब कि एकोमोडेशन, जैसे कि आपको कार फैसिलिटी दे दी गई। ठीक है, आप एक जगह काम करते हैं, वर्क करते हैं और आपको पैसा ना देके कार फैसिलिटी दे दी गई। अब कार फैसिलिटी भी आपको मिल गई तो आपका घर जो है और आपके ऑफिस से कम 5 किलोमीटर की डिस्टेंस में है, लेकिन अब आपके पास कार मिल गई तो आप अपने आ जा रहे हैं, यानी कि आपका किराया बच रहा है। ठीक है, या फिर आपका नए दूसरे सिटी में जॉब लगा है तो आपको रेंट पे करना पड़ेगा आपको रहने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको घर दे दे वो तो आपका वो किराया सेव होगा। ठीक है, तो मतलब कि पैसा डायरेक्ट हैंड में ना देके घुमा के किसी और उसको फैसिलिटी के रूप में प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, काइंड। ठीक है, तीसरा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए जब भी कोई एम्प्लॉय अगर जॉब करता है किसी भी कंपनी में तो उसका भी एज धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक समय आएगा कि बूढ़ा हो जाएगा वो और उसको काम करने की हालत में वो नहीं रहेगा, तो भाई अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया उस कंपनी को, और जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो वो काम करने की हालत में नहीं रहेगा तो वो कहां से अपना जीवन का आगे का सर्वाइवल कर पाएगा। तो कंपनी इस बारे में सोचती है, तो कंपनी क्या करती है, प्रोविडेंट फंड इकट्ठा करती है। कुछ पार्ट जो है एम्प्लॉय के बेसिक सैलरी से लिया जाता है और कुछ पार्ट एम्प्लॉयर खुद के कंट्रीब्यूशन से जो है दोनों मिला के जमा करती है उसके नाम पे, और जब वो रिटायरमेंट के एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उनको एक हैंडसम अमाउंट प्रोवाइड कर देती है कि आगे का वो अपना ओल्ड एज जो भी है अच्छे से वो गुजार पाए। तो पेंशन हो गया या फिर प्रोविडेंट फंड्स हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, कि आने वाले समय में आफ्टर रिटायरमेंट भी उनका एम्प्लॉय जो है उसको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो।
ठीक, तो ये तीन चीजें अगर हम जोड़ देते हैं तब हमारा एक टॉपिक बनता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। आया समझ में? तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की कहानी ये थी। दूसरी कहानी है ऑपरेटिंग सरप्लस की। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सरप्लस, तो ऑपरेटिंग सरप्लस की बात अगर की जाए तो इसमें जो बिजनेसमैन है दो तरीके से पैसा कमाता है। पहला इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा कैसे कमाएगा? तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पहला है, दूसरा है हमारा इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक। या तो वो प्रॉपर्टी से कमाएगा पैसा या तो वो एंटरप्रेन्योरशिप से कमाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी से दो तरीके का पैसा कमाया जाता है। पहला तो रेंट एंड रॉयल्टी। सर रेंट और रॉयल्टी में क्या डिफरेंस है? तो रेंट देखिए, अगर मेरा कहीं घर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको मैं किराए पे चढ़ा दिया तो उससे हमको क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमने अगर कोई बुक लिख दिया तो बुक जो है हम एज अ रेंट ही मतलब किसी पब्लिशर को देते हैं कि ये मेरे बिहाफ पे तुम इसको पब्लिश करो, लोगों में बेचो, और जो भी पैसा आएगा उसमें से जो भी कॉस्ट कटिंग करने के बाद जो भी प्रॉफिट का अमाउंट होगा वो हमको देना, ठीक है। तो यानी कि हम बस अपनी बुक, अपना लिखा हुआ, अपनी प्रॉपर्टी जो है उसके हाथ में बस दिए हैं क्या? एक अथॉरिटी उसको दिए हैं कि तुम मेरे बिहाफ पे बेचो और जो भी प्रॉफिट का हिस्सा आएगा वो हमको देना। तो जो पैसा हमको मिल रहा है मेरे बुक का उसको बोलते हैं रॉयल्टी। आया समझ में? तो रेंट एंड रॉयल्टी इसी वजह से लिखा हुआ है क्योंकि अगर मैंने कोई किताब लिखी है तो वो भी मेरे लिए मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो रेंट मतलब कि घर और आप दे दिए, उसके बदले आप रेंट ले रहे हैं। रॉयल्टी मतलब कि आपने कुछ अपने टैलेंट से कुछ आप किए हैं और उसको किसी और को अथॉरिटी दे रहे हैं और आपके बिहाफ पे वो सेल करके आपको अगर पैसा दे रहा है तो वो है आपके लिए रॉयल्टी, ठीक। और दूसरा है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे होगा सर? प्रॉपर्टी से इंटरेस्ट। प्रॉपर्टी क्या आपका घर बार या किताब ही है? जो आपके बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है बड़ा सा 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, क्या वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है? नहीं नहीं सर, ठीक बात कर रहे हैं, वो भी मेरी प्रॉपर्टी है हमारे लिए। तो जब प्रॉपर्टी है आपके लिए तो यानी कि उससे भी इनकम जनरेट करते हैं आप। अगर आपके बैंक अकाउंट में अगर मान लीजिए सपोज 1 लाख रुपीस पड़े हुए हैं तो आप किसी कंपनी का शेयर खरीद लिए, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए, तो उस पर आपको क्या मिलेगा? या फिर आपके बैंक में ही वो अगर पैसा पड़ा हुआ है तो बैंक आपको उस पर क्या पे करेगी? इंटरेस्ट, ठीक है। तो बैंक में भी आपका 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी आपका पड़ा हुआ उस पर आपको क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। तो वो भी आपके लिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आएगा, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की जहां हम बात की है तो दो तरीके की इनकम अर्न करते हैं, रेंट एंड रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट, ठीक है। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर क्या कमाता है? तो एंटरप्रेन्योर कमाता है प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट कमाता है ना, कोई भी बिजनेस करेगा तो क्या कमाएगा? क्यों कर रहा है बिजनेस? वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, लाभ के लिए। और लाभ जब भी आता है तो उसको 3 टुकड़े में तोड़ दिया जाता है। प्रॉफिट के 3 पार्ट बढ़ जाते हैं। सबसे पहले अगर प्रॉफिट आता है तो सरकार रोक लेती है, रुको रुको रुको, हमको हमारा टैक्स का पैसा दे दो। तो बोलते हैं ले लो भाई पैसा, ठीक है। तो कॉर्पोरेट टैक्स, ये पहला हो गया। दूसरा, कॉर्पोरेट टैक्स के बाद डिविडेंड बांट दिया जाता है जो हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है उनको, ठीक। और कुछ पैसा कंपनी बचा के रखती है अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए, फ्यूचर में अपना एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। तो उसके लिए अगर कुछ सेव करके रख रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, ठीक। तो प्रॉफिट जो आया एंटरप्रेन्योर का उसको 3 भाग में बढ़ जाता है वो प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग और डिविडेंड। आज समझ में? तो ऑपरेटिंग सरप्लस की बात अगर की जाए तो 2 पार्ट में बढ़ जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। पहला क्या है हमारा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, दूसरा इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, और अगर अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करें इसका तो एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक। तो अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात की जाए तो रेंट एंड रॉयल्टी कमाएगा बंदा या फिर क्या? इंटरेस्ट कमाएगा। अगर हम इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो या तो प्रॉफिट अर्न करेगा बंदा, ठीक है। तो प्रॉफिट में क्या होगा? कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा और रिटेन्ड अर्निंग यानी कुछ पैसा बचा के रखना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या बन गया? ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये 3 टॉपिक एकदम माइंड में आ जाना चाहिए। और ऑपरेटिंग सरप्लस ये पूरा का पूरा। लेकिन इस पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट दे रहा है,
कॉर्पोरेट टैक्स दे रहा है, ठीक है, चाहे ऐसे देखिए आप, कॉर्पोरेट टैक्स दे दिया, डिविडेंड दे दिया और प्रॉफिट दे दिया, ठीक है, 3 चीज आपको क्वेश्चन में मिला। तो ये बताइए प्रॉफिट के अंदर है ना ये पार्ट, कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड, तो इन दोनों को आपको क्वेश्चन में इग्नोर कर देना है, आपको कंसीडर नहीं करना, आपको मेन हेड को कंसीडर करना है, ठीक। या फिर आपको रेंट एंड रॉयल्टी दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया और क्या कहा था, प्रॉफिट दे दिया आपको, तो प्रॉफिट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तीनों आपको जोड़ देना है। या फिर आपको रेंट एंड रॉयल्टी दे दिया और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी दे दिया अलग से, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर का हेड है ना, तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ये मेन हेड ले लीजिएगा बस। आया समझ में? जैसे डिविडेंड दे दिया, रिटेन अर्निंग दे दिया, प्रॉफिट भी दिया है, तो प्रॉफिट इग्नोर कर दे, सॉरी प्रॉफिट कर रहे हैं, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग इग्नोर कर देना है, हमको क्या लेना है, मेन हेडिंग लेना है, प्रॉफिट। प्रॉफिट दे दिया, डिविडेंड दे दिया, रिटेन अर्निंग भी दे दिया और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप भी दे दिया, तो हमको बस ये लेना है, बाकी ये भी इग्नोर, ये भी इग्नोर, ये भी इग्नोर, यानी कि बस मेन हेडिंग हमको लेना है, बाकी चीजें क्या कर देनी है, हमको इग्नोर कर देनी है। अब हमारे फॉर्मूले का लास्ट है टॉपिक, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये बताइए, ये आपका घर है और आप हैं सीए साहब, ठीक है, तो आप सीए हैं और ये आपका घर है, और घर के बाहर वाला जो कमरा है यहाँ पे आप अपना बना लिए क्लिनिक, सॉरी क्लिनिक कह रहा ऑफिस, ठीक है, सीए करके ऐसे बना लिए हैं आप, ठीक। अब ये बताइए, यहाँ पे आपका टेबल वेबल लगा हुआ है, तो सुबह आप आ रहे हैं, शटर भी उठा रहे हैं, खुद जाके बैठ रहे हैं, झाड़ू उठा रहे हैं, मार भी रहे हैं, सब ठीक है, कोई क्लाइंट आ रहा है उसको भी आप डील कर रहे हैं। कहने का मतलब कि फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, तो लैंड भी आपका, लेबर वर्क भी आप ही कर रहे हैं, ठीक है, कैपिटल यानी कि पूंजी भी आप ही की है, सब लगी हुई, और एंटरप्रेन्योर भी आप खुद ही हैं, यानी कि प्रॉफिट जो आता है वो आप खुद ही रखते हैं। तो ये बताइए ये चीजें क्या है, अगर ये लैंड की अगर हम बात करें तो ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है, क्योंकि मान लीजिए अगर हम यहाँ पे हमारा रूम है और हमारा क्या कहा जाता है, हमारी खुद की प्रॉपर्टी और हम यहाँ कोचिंग पढ़ा रहे हैं अगर, तो अगर बच्चे को आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हमको फीस दे रहे हैं, वो चीज अलग है। लेकिन अगर जो है यहाँ पे हम कोचिंग ना पढ़ा के हम क्या करते हैं, इस रूम को किराए पे दे देते हैं, तो किराए पे दे देते हैं अगर, तो वहां से हमको क्या मिलता है, रेंट मिलता। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोचिंग अपना खोल लिए हैं तो यानी कि वो रेंट अब हमको नहीं मिलेगा। तो यानी कि ये एक ऐसी कॉस्ट है जो दिख तो नहीं रही है लेकिन मेरी जेब से जा रही है, ठीक है। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, आया समझ में। तो यहाँ पे जो लैंड है वो उसका खुद का है, उसको लग रहा है कि हमको किराया नहीं भरना पड़ रहा है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये किराया भर रहा है, क्योंकि अगर ये अपना क्लिनिक खोल लिया तो यानी कि अब वो रेंट पे उसको नहीं चढ़ा सकता है, मतलब कि रेंट वाली इनकम को खोया है, इसीलिए उसका दूसरा नाम होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी वो मिस कर दिया, यानी कि इसको अपना रेंट पे ना देके अपना जो रूम था वो अपना ऑफिस डाल लिया, तो रेंट वाली अपॉर्चुनिटी को वो मिस किया है, तब जाके ऑफिस डाला है। तो ये होता है इनकम, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, आया समझ में। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो लैंड के बदले क्या मिलता है आपका, रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट। तो ये जो कॉस्ट है ना, तो ये जो कॉस्ट है आपका, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये सारे जो कॉस्ट है ये जा नहीं रहा है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, मतलब क्योंकि आपके एक्चुअली आपके जेब से रेंट नहीं गया है तो आपको पता नहीं चल रहा है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है, लेकिन वो कॉस्ट जा रहा है। आप अपने खुद के क्लिनिक में बैठे हुए हैं तो आप अर्न कर रहे हैं, वो तो आपको दिख रहा है, लेकिन ये बताइए आप खुद ना कमा के कहीं और दूसरे के क्लिनिक पे जाके काम करते हैं तो यानी कि वहां पे आपको सैलरी मिलती, तो सैलरी मिलती तो यानी कि आप सैलरी वो छोड़ रहे हैं तब अपने क्लिनिक पे बैठ रहे हैं। तो ये कॉस्ट एक गया, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गई है जो कि आपको दिख नहीं रही है, ठीक है। तो इसको अगर हम जोड़ देंगे तब जाके हमारा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड बनेगा। होप सो आपको ये तीनों चीजें समझ में आई हों, ठीक है। चलिए तो इसको मैं मिटाऊंगा, तो ये तीनों चीज अगर हम जोड़ेंगे तब जाके हमारा एनडीपीएफसी यहाँ पे निकल के आएगा। इसको नोट भी कर लेंगे अगर मन हो तो। चलिए तो एनडीपीएफसी इस तरह से निकल जाएगा हमारा, और एनडीपीएफसी के बाद की कहानी होगी हमारा नेशनल इनकम निकालने की। और नेशनल इनकम को हम किससे डिनोट करते हैं, एनएनपीएफसी। स्टेप नंबर 2 जो होगा एनएनपीएफसी निकलेगा हमारा। तो एनएनपीएफसी और एनडीपीएफसी
FC तो निकल चुका है आपका ये तीनों यूज करके फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखेंगे n, वो जो पिछले क्लास में आपको सिखाए थे कन्वर्ट करना, तो n और n दोनों सेम है तो छोड़ दो, dp और np, तो dp में क्या ऐसा जोड़ देते थे कि हम np पे पहुंच जाते थे, तो dp में हम क्या जोड़ते थे प्लस nfia, समझ में, तो nfia जोड़ते थे। उसके बाद से यहाँ पे fc और fc ये भी सेम है, तो जब सेम है तो छोड़ देंगे, ठीक है, तो nnp fc ndp fc दोनों सेम है तो उसको छोड़ देंगे, यानी फॉर्मूला क्या मेरा बनेगा ndp fc प्लस nfia। तो आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो स्टेप 1 पहले हमको फॉलो करना है, इन तीनों फॉर्मूले का जो भी कंटेंट था उसको खोज के यहाँ पे हमको पुट करना है, और पहला कंटेंट ये रहा, दूसरा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज डायरेक्ट दे दिया है, ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज तो यही लेंगे हम, ठीक। NFI अभी यूज नहीं करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब फंसाने की बात है, क्योंकि अभी तक जो भी आप आइटम पढ़े हैं उसमें कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नाम नहीं आया है, तो जिसका नाम नहीं आया वो किसी अन्य मेथड का कंटेंट होगा, तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में देगा, ठीक है। तो इसका हमको यूज नहीं करना है, इसका भी यूज नहीं करना है, IT का यूज हो सकता है मे भी हो जाए। अब ये देखिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्या अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं इनकम मेथड में उसमें कहीं इसका नाम आया है, नहीं आया है, तो ये भी इग्नोर कर देंगे। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब होता है कि फिक्स्ड कैपिटल को जो कंज्यूम कर रहा है, खत्म कर रहा है, धीरे धीरे उसकी वैल्यू को गिरा रहा है, यानी कि ये डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है, तो डेप्रिसिएशन भी हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हम हमारे जो फॉर्मूला है उसमें कहीं डेप्रिसिएशन भी नहीं आया है, IT भी नहीं आया है जो फॉर्मूला हम ड्रॉ किए हैं, ठीक है। सब्सिडी भी नहीं आया क्योंकि IT के पास सब्सिडी भी नहीं होगा, इस पे थोड़ा गौर करेंगे। रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ये आया है, आया समझ में। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो NDPF से निकलेगा कैसे, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्वेश्चन में दिया है, जी सर दिया हुआ है, कितना दिया है 2400 रुपए दिया है, ठीक। 2400 प्लस ये क्या दिया हुआ है, देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 2400, तो यहाँ पुट कर दिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पे, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, तो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या क्वेश्चन में है, नहीं है, तो नहीं है, तब उसके अंदर आइए। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या पढ़े थे हम लोग, दो पार्ट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, तो क्या ये दोनों दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, नहीं दिया है। अब उसके अंदर घुसिए, क्या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में रेंट एंड रॉयल्टी और इंटरेस्ट था, जी सर था, तो क्या रेंट एंड रॉयल्टी और इंटरेस्ट दिया है, बिल्कुल दिया है, तो यहाँ पे देखिए 1000 दिया हुआ है, तो यहाँ पे जोड़ देंगे। अब उसके दूसरे वाले पार्ट पे आइए, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें प्रॉफिट कमा रहा था, क्या प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट 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 नहीं दिया है, ठीक है। अच्छा इसी में था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसी में था, तो प्रॉफिट भी जुड़ गया, यानी कि टोटल ऑपरेटिंग सरप्लस का आइटम हमारा 1000 यहाँ पे हो गया, ठीक। अब आइए अगले स्टेप पे, इन मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो क्या सेल्फ एम्प्लॉयड का मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है, बिल्कुल दिया है 2800, तो प्लस कर दीजिए यहाँ पे 2800, तो टोटल जोड़िए कितना हो रहा है, तो 2 3 4 5, 5000 और एक 6000, 6200, यानी कि 6200 हमारा NDPFC आ गया। फिर से जोड़ लीजिए 2 3 4 5, 5 और एक 6, 6200, ठीक। अब स्टेप 2 क्या था हमारा सॉल्यूशन का, NNPFC निकालना है, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या पूछा था। अच्छा क्वेश्चन दूसरा कुछ पूछा है, क्वेश्चन पूछा है GDP MP बताओ। चलिए तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, GDP MP निकालना है हमको, इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया है, NDPFC मिल गया है, तो N और G, तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस कर देते थे डेप्रिसिएशन, आया समझ में। DP और DP सेम है, छोड़ देंगे, FC और MP, तो FC से MP पे जाने के लिए प्लस कर दिया जाता था NIT, ठीक, ठीक है सर। तो NDPFC कितना है आपका, तो ऊपर निकाले हैं आप 6200 है, प्लस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कहाँ बताएं, तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे था, किस नाम से था, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 400, तो प्लस 400 कर देंगे। NIT, तो NIT कैसे निकलता है, तो NIT मतलब होता है IT माइनस सब्सिडी। IT माइनस सब्सिडी क्यों करते हैं, क्योंकि सरकार टैक्स लगाई कि इतना रुपया तुमसे हम टैक्स का लेंगे, अब टैक्स लगा के बोल रही है कि बोली पहले 100 रुपये टैक्स लेंगे, फिर बोली अच्छा ठीक है तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, इससे हमारे देश का भी भला है, चलो तुम्हारे लिए हम
400 रुपये छूट कर दे रहे हैं, तो एक्चुअल में टैक्स कितना लगा तुम्हारा सरकार के, ठीक है। तो 600 रुपये एक्चुअल में देना पड़ा। मान लीजिए 1000 रुपये आपके ऊपर टैक्स लगाया था गवर्नमेंट में और आपको 400 रुपये छूट कर दिया, तो एक्चुअल में आपको टैक्स कितना भरना पड़ा, यानी कि एक्चुअल में टैक्स की कॉस्ट आपकी कितनी है, 600 है। तो 600 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, एनआईटी। तो एनआईटी कैसे निकलता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि 1000 में से सब्सिडी जितना 400 मिला है उसको माइनस करने पे, ठीक है। तो ये हो जाता है एनआईटी। तो एनआईटी में से देखिए अब क्या आईटी दिया हुआ है कि डायरेक्ट एनआईटी दे दिया तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे। लेकिन अगर आईटी और सब्सिडी दिया हो तो हमको इस तरह से हमको यूज करना पड़ेगा। तो आईटी क्या दिया है, बिल्कुल दिया है, देखिए इस यूज था इसमें, क्योंकि हमको जीडीपी एमपी पूछा था। तो 900 रुपये आईटी का दिया हुआ। क्या सब्सिडी भी है क्वेश्चन में, बिल्कुल है, 100 रुपये। देखिए इसका भी यूज था हमारे इसमें, तो 100 रुपये यूज, ठीक है, ये हो गया। तो 6200 प्लस 400 प्लस 900 माइनस 100 यानी कि 800। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 7400। 7400 इज योर आंसर। आया समझ में, 7400 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि जीडीपी एमपी आ जाएगी। तो ये था आपका सॉल्यूशन, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आया हो। इनकम मेथड में के सबसे पहले हमको एनडीपीएफसी कैलकुलेट करना है, पहला स्टेप। एनडीपीएफसी कैलकुलेट करने के लिए 3 चीजें एकदम दिमाग में रहनी चाहिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में हम लोगों ने 3 चीजें देखी। पहला क्या चीज था हमारा, सैलरी एंड वेजेस पेड इन कैश, सैलरी एंड वेजेस पेड इन काइंड, और तीसरा था एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये 3 चीज जोड़ते हैं तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आता है। ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करें तो 2 चीजें में बढ़ जाती हैं। पहला क्या है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और दूसरा इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में 2 चीजें आती हैं, पहला रेंट एंड रॉयल्टी, दूसरा इंटरेस्ट। और हमारा इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप में जो है प्रॉफिट अर्न करता है एंटरप्रेन्योर, प्रॉफिट को 3 भाग में बांट दिया जाता है। पहला सरकार ले लेती है कॉर्पोरेट टैक्स के नाम पे, दूसरा हमारे इन्वेस्टर ले लेते हैं डिविडेंड के नाम से, और तीसरा जो है हमारी कंपनी जो बचा के रखती है उसको रिटेन अर्निंग के नाम से रखा जाता है, ठीक है। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड की जहां हम बात की है तो इसमें बताया मैंने कि इसमें इम्प्लीसिट कॉस्ट यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात हम करते हैं। यानी कि अगर हम ही डॉक्टर हैं, हम ही, मेरा ही घर जो है वो क्लिनिक है, ठीक है, मरीज आ रहे हैं, हम इलाज कर रहे हैं, पैसा जो कमा रहे हैं वह भी हम खुद ही रख रहे हैं, तो ऐसे कॉस्ट जाते नहीं हैं, मतलब कि मेरे जेब से जाते नहीं हैं, लेकिन एक्चुअल में वो जा रहा है। तो यानी कि मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है, या फिर जो पैसा आ रहा है वो हम कहीं और काम करते हैं तो हमको वहां से सैलरी मिलती, लेकिन हम वहां ना काम करके अपने वहां ही क्लिनिक खोल के हम काम कर रहे हैं, तो एक तरह से हम उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम पे छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो एनडीपीएफसी निकलेगा, उसके बाद से आप एनएनपीएफसी या फिर जीडीपीएमपी या एनडीपीएफसी जो पूछ दे वो आप एग्रीगेट, आप तेज हो गए हैं, फॉर्मूला बनाना आ गया है, आप इजी वे में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आया हो। और ये था हमारा टोटल इनकम मेथड का कंसेप्ट और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ये शॉर्ट वीडियो है क्योंकि आप डिटेल पढ़ेंगे तो एक एक पॉइंट का जो है मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। तो इसको जरूर करके जाइएगा, एग्जाम में बहुत चांसेस होते हैं इसलिए क्वेश्चन आने के। तब तक के लिए धन्यवाद।